दिलावर शेख के कारिंदे बमुश्किल लोगों में मिठाई तकसीम कर पाए थे कि ब्रेकों की जोरदार चरचराहट की आवाज उनके कानों में पड़ी। तनावुश के होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम नमूदार हुआ। उसका दुल्हा उसके ख्वाबों का शहजादा पहुंच गया था। तमाम लोग दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। एक झटके से दरवाजा खुला। उसके साथ ही कबीर दादा के कदावर वजूद ने तनावुश की आंखों को ठंडक बख्शी। उसने स्पोर्ट्स पाजामे के ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें से उसके बाजुओं की मछलियां तड़पती हुई नजर आ रही थी। यकीनन वो अपनी वर्जिश अधूरी छोड़कर तनावुश से किया वादा निभाने आन पहुंचा था। उसके अकब में उसी की तरह के 4 कदावर मुहाफिज मौजूद थे। उनमें से 2 तो दरवाजे पर रुक गए थे जबकि 2 कबीर दादा के अकब में चलते रहे। उनके हाथों में जदीद राइफलें नजर आ रही थीं। कबीर दादा हाजरीन पर नजर डालने की जहमत किए बगैर सीधा तनावुश के करीब पहुंचा। मैं आ गया हूँ। उसकी धीमी आवाज भी ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों। तनावुश को लगा सचमुच उसका महबूब पहुंच गया है। कबीर दादा का चेहरा एक लम्हा उसकी चाहत भरी निगाहों के हिसार में मुक़य्यद रहा। उसके बाद तनावुश ने अपनी निगाहें दिलावर शेख की तरफ मोड़ी। उसकी टांगों की लर्जिश वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। तनावुश ने चाहत भरे लहजे में कबीर दादा को बैठने की दावत दी। आप बैठे ना। अस्बात में सर हिलाते हुए उसने चारपाई पर जगह संभाल ली। दोनों मुहाफिज उसके अकब में खड़े हो गए थे। तनावुश उसके करीब पहुंचते हुए इत्मीनान भरे लहजे में बोली, दिलावर शेख, मेरा दूल्हा पहुंच गया है। तनावुश से नजरें चुराते हुए वो कबीर दादा के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया था। मैं कबीर दादा कबीर दादा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो बोला, सुना है मेरी होने वाली बीवी को तुमने कहा हुआ है कि उसके शौहर को अपने हाथों से खत्म करोगे। चलो मैं आ गया हूँ, अपनी कसम पूरी कर लो। दिलावर बोला, मुझे माफ कर दो दादा, मैं नहीं जानता था कि ये आपकी मंजूर नजर है। कबीर दादा ने बेपरवाही से हाथ लहराया। माफ किया, अब जाकर मेरी बीवी से माफी मांग। दिलावर शेख ने फौरन तनावुश के सामने हाथ बांध दिए। मुझे माफ कर दो। तनावुश के मुंह से इत्मीनान भरा सांस खारिज हुआ। हाँ दिलावर शेख, इस पल के ख्वाब मैं जाने कब से देख रही हूँ। तुमसे बहुत हिसाब किताब रहता है और माफी भैया से मांगना जिन्हें तुमने बेगुनाह कत्ल किया है, और उसके लिए यकीनन तुम्हें उनके पास ही जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो माँ की जानिब मुड़ी। चले माँ जी, हमारा इंतजार तो इख्तिताम पजीर हुआ। बुशरा खातून बोली, हाँ बेटी। और उसने बावर्ची खाने की दीवार के सहारे खड़ी 2 लाठियां उठाई। एक तनावुश को देकर दूसरी उसने खुद थाम ली। उन मजबूत लाठियों का बंदोबस्त उन्होंने सुबह से ही कर रखा था। उनके तेवर देख कर दिलावर शेख के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। माफ कर दो खाला। बुशरा खातून बोली, कर देंगे, पहले कफारा तो अदा कर लो। बुशरा को खुद अपनी आवाज बेगानी लग रही थी। उसके जवान बेटे को दर्दनाक मौत के हवाले करने वाला उसके सामने मौजूद था। शाहनवाज का कटा फटा खून चुका जिस्म हमेशा उसकी निगाहों के सामने रहता। न जाने मरने से पहले उसका बेगुनाह बेटा किन अजियतों से गुजरा था, और इस सब का जिम्मेदार दिलावर शेख अब बेबसी की हालत में उसके सामने मौजूद था। दूसरी तरफ तनावुश थी, जिसकी जिंदगी उसने अजीरन कर दी थी, जिसकी आंखों के सपने उसने छीन लिए थे, जिसका गबरू भाई उसने इस वजह से कत्ल कर दिया था कि उसने अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत की कोशिश की थी। आज उस बहन को अपने भाई की मौत का बदला लेने का मौका मिल गया था। भाइयों पर तो बहनें यूं भी कुर्बान सदके वारी जाती हैं, वो कैसे अपने भाई के कातिल को माफ कर देती। माँ बेटी ने हाथ में पकड़ी लाठियां बुलंद की। दिलावर शेख गिड़गिड़ाया, अब प्लीज प्लीज खुदा के लिए। मगर उसकी मिन्नत जारी की परवाह किए बगैर उनकी लाठियां एक झटके से नीचे आईं और दिलावर शेख के दिफाई अंदाज में उठे हुए हाथों पर कयामत टूट पड़ी थी। उसके मुंह से बुलंद बांग चीख नमूदार हुई, हाय मर गया। तनावुश और उसकी माँ के कलेजों तक ठंडक की लहर उतर गई थी। उसके बाद उनकी लाठियां एक तवातुर से दिलावर शेख के जिस्म पर बरसने लगीं। वो उसके निचले धड़ को निशाना बनाए हुए थी। दिलावर शेख की चीखो पुकार और उसके तड़पने का मंजर इतना खुशकुन था कि वो जल्दी जल्दी इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी। मजबूत लाठियों की जरबों ने चंद लम्हों में दिलावर शेख को जमी बोस कर दिया था। माँ बेटी दिलजमई से उस पर लाठियां बरसाती रहीं, यहाँ तक कि दिलावर शेख के मुंह से आवाजें निकलना मौकूफ हो गया। छाती पर पड़ने वाली लाठी की जोरदार जरबों ने उसकी पसलियों को तोड़कर दिल को नाकारा कर दिया था। उसके बावजूद माँ बेटी के हाथ मुसलसल चलते रहे। कबीर दादा बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। हाजिरीन महफिल के भी दिल खौफ से धड़क रहे थे। एक तरफ तो उन्हें दिलावर शेख के अंजाम से खुशी हो रही थी, तो उसके साथ वो कबीर दादा की पुर्रोब शख्सियत से भी खौफ महसूस कर रहे थे। न जाने वो अपनी होने वाली बीवी को दुख पहुंचाने के गुनाह में किस किस को तशद्दुद का निशाना बनाता। दरवाजे पर खड़े उसके कवी हैकल मुहाफिजों की मौजूदगी में कोई घर से बाहर भी तो नहीं निकल सकता था। दिलावर शेख के कारिंदों के चेहरों पर मौत की जर्दी को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था।
दिलावर शेख की भयानक मौत के बाद भी जब माँ बेटी का लाठियां बरसाना जारी रहा तो मौलवी महबूब इलाही हिम्मत करके आगे बढ़ा और तनावुश का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करो बेटी, ये मूजी अपने करतूतों के साथ अल्लाह पाक की अदालत में पहुंच गया है। उसके साथ ही उसने बुशरा की लाठी भी थाम ली। दोनों माँ बेटी चौंकते हुए जैसे किसी गहरे सपने से बेदार हुई थी। मुसलसल लाठियां बरसाने से उनका सांस धूंकनी की मानिंद चल रहा था। उनके रुकते ही कबीर दादा की पुर्रोब आवाज उभरी। दिलावर शेख के कारिंदे सामने आए। वो चारों सूरमा लरसती टांगों से सामने हुए और भागकर कबीर दादा के कदमों से लिपट गए। चारों यकजबान होकर वावेला करने लगे, अल्लाह पाक का वास्ता हमें माफ कर दो, हमारे बाप की तौबा जो आइंदा गलत काम किया। कबीर दादा ने उन्हें दूर झटकने की कोशिश की, पीछे हटकर बात करो। चारों माफी लिए बगैर उठने पर तैयार नहीं थे। बोले, जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते हम कदमों से सर नहीं उठाएंगे। कबीर दादा अकब में मौजूद अपने मुहाफिजों को मुखातिब हुआ, मेरे 3 गिनने तक इनमें से जो खड़ा ना हो पाए उसे गोली मार देना। मगर उसकी गिनती शुरू करने से पहले वो चारों हाथ बांधते हुए खड़े हो गए। इस मर्तबा उसने तनावुश को मुखातिब किया, जो अकीदत भरी नजरों से उसे घूर रही थी। इनके साथ कोई हिसाब किताब करना है। तनावुश ने नफी में सर हिला दिया। कबीर बोला, अपने सरगना की लाश को ठिकाने लगाना तुम चारों की जिम्मेदारी है। अगर ये लाश पुलिस को मिल गई तो शायद उन्हें मजीद 4 लाशों की तफ्तीश भी करना पड़ जाए। उनमें से एक ने जुर्रत करके जबान खोली, किसी को भी नहीं मिलेगी दादा। कबीर बोला, अब दफा हो जाओ, और इसके बाद तुम या तुम्हारा कोई भी साथी इस मोहल्ले में नजर आया तो वो हमेशा के लिए नजर आना बंद हो जाएगा। वो बोले, कभी नहीं आएंगे दादा, यहाँ से गुजरेंगे भी नहीं। चारों पर अभी तक लर्जा तारी था। जुर्म की दुनिया में कबीर दादा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। ज़ेरे ज़मीन हल्कों में वो एक अफसानवी किरदार जैसी शोहरत रखता था। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस आम से मोहल्ले के सबसे गरीब घर में वो एकदम यूं आकर बैठ जाएगा और वो लड़की जिसे पिछले 1.5 साल से वो तंग करते आए थे उसे अपनी बीवी का खिताब दे देगा। कबीर दादा ने हाथ के इशारे से उन्हें दफा होने का कहा और तनावुश की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, मेरा ख्याल है मेरा काम खत्म हो गया है। तनावुश बोली, जी हाँ, बस एक छोटी सी रस्म बाकी है। इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए उसने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और मौलवी महबूब इलाही की तरफ मुतवज्जे हुई। चाचा जान, हमारा निकाह पढ़ा दें। मौलवी महबूब इलाही की आंखों में शदीद हैरानी की लहरें उठी, मगर उसने कोई सवाल पूछने की बजाय बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाह का खुतबा शुरू कर दिया। खुतबा पढ़ते ही उसने कबीर खान से नाम माँ वल्दियत पूछा। उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, कबीर अली खान वल्द उमर अली खान। इस मर्तबा मौलवी साहब बुशरा खातून से मुस्तफसिर हुआ। हक के मेहर। माँ के कुछ बोलने से पहले तनावुश बोली, हक के मेहर दिलावर शेख की मौत ही था। मौलवी साहब बोले, मगर बेटी? वो इसरार करते हुए बोली, चचा जान, जो अर्ज कर रही हूँ उसे मान जाएं। और मौलवी महबूब इलाही तकरार किए बगैर इजाबो कबूल करवाने लगा। कबीर दादा ने इस ज़मन में जबान नहीं खोली थी। वो बस दिलचस्पी से तनावुश की बातें सुनता रहा। उस छोटी सी लड़की में खूबसूरती के अलावा भी कोई तो खास बात थी जो वो उसकी बातों पर यूं महसूस हो रहा था। निकाह की रस्म पूरी होते ही वो खड़ा होकर तनावुश से पूछने लगा, तुम्हें लेने के लिए किस वक्त गाड़ी भेजूं? वो पुख्ता लहजे में बोली, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। कबीर दादा ने नफी में सर हिलाया, नहीं, रात के 10 बजे तुम्हें लेने के लिए कार पहुंच जाएगी। अपने घर वालों के साथ चंद घंटे मजीद गुजार लो और कोई रस्म वगैरह रहती है तो वो भी पूरी कर लो। आखिरी फिक्रा उसने मुतबस्सम होकर कहा था। तनावुश को महसूस हुआ कि वो मुस्कुराते हुए मजीद अच्छा लगने लगता है, मगर उसके साथ ये भी हकीकत थी कि तबस्सुम उसके चेहरे पर खाल खाल ही नमूदार होता था। उसके रुखसत होते ही मौलवी साहब ने भी जाने की इजाजत मांगी। मौलवी महबूब इलाही के सामने सर झुकाते हुए वो ममनूनियत से बोली, चचा जान, आपके एहसानात हमेशा कर्ज रहेंगे। मौलवी महबूब इलाही ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए कहा, चचा भी कहती हो और एहसानात का जिक्र भी करती हो। पगली, बेटियों पर एहसान नहीं किए जाते, उनका हक अदा करने की कोशिश की जाती है। तनावुश बोली, अल्लाह पाक हर लड़की को ऐसा ही सरपरस्त अता करे। गुलगीर लहजे में कहकर वो माँ की तरफ मुड़ी और उसके गले लगकर रो पड़ी। मोहल्ले वाले भी नादिम और खफीफ अंदाज में माँ बेटी के करीब होकर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। गो वो सारी कहानी उनके सरों से काफी ऊंची गुजरी थी। कबीर दादा जैसी शख्सियत की आमद, दिलावर शेख की भयानक मौत, माँ बेटी की कार्रवाई, तनावुश का निकाह, सब कुछ निहायत अजीब था। मगर वो सवाल करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए बस ये बात बायसे इत्मीनान थी कि कबीर दादा ने दिलावर शेख के कारिंदों को हमेशा हमेशा के लिए उनके मोहल्ले से दफा हो जाने का हुक्म दे दिया था। मोहल्ले की औरतों में भी हलचल मची हुई थी। कई एक ने तो दिलावर शेख का अंजाम सहन में आकर अपनी आंखों से देखा था। तनावुश के शौहर को देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। गो वो तनावुश से उम्र में बड़ा था, मगर उसका रख रखाव, रोब और दबदबा ऐसा था कि उम्र का फर्क बिल्कुल ही पस मंजर में चला गया था।
सबसे बढ़कर तनावुश का रवैया उन्हें हैरत में डाले हुए था। कोई दुल्हन निकाह के वक्त यूं बातें नहीं किया करती, ना वो अपने हक महर के मुताल्लिक मुंह खोलती है और ना शौहर को यूं मशवरे दिया करती है। मगर वहां इतने अजीब हालात ज़हूर पजीर हुए थे कि किसी के गुमान में भी नहीं आ सकते थे। वो किस किस बात पर हैरत जाहिर करते। मौलवी साहब के जाने के बाद मर्द हजरात भी वहां से खिसक लिए थे। उनके जाने के बाद औरतों को खुली आजादी मिल गई थी। तमाम ने तनावुश और उसकी माँ को घेर लिया। यूं भी शादी के दिन दुल्हन मरकज़े निगाह होती है, मगर वो तो ऐसी दुल्हन थी जिसने तमाम के दिमाग चकरा कर रख दिए थे। घर में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कोई माँ बेटी को मुबारकबाद दे रही थी तो कोई दिलावर शेख जैसे मूजी की मौत पर इजहार तशक्कुर कर रही थी और कोई इस हैरान कुन वाक़े पर तबसरे में मशगूल थी। गरज जितने मुंह उतनी बातें। यूं भी औरत जात बातें करने के लिए पैदा हुई है। सुननी उसने किसी की नहीं होती। अपनी कहे जाना और दूसरे की सुने बगैर सर हिलाते जाना औरतों की आदत सानिया होती है, और उस वक्त वहां इसी आदत का भरपूर तरीके से इजहार हो रहा था। औरतों के सवालात से बचने के लिए तनावुश रिवायती दुल्हन की तरह खामोशी से घूंघट में छुप गई थी। जूं वक्त गुजर रहा था उसका दिल अंदेशों से भरता जा रहा था। कबीर दादा जैसी शख्सियत के बारे में सोचकर उसकी रही सही हिम्मत जवाब देती जा रही थी। दिलावर शेख का अंजाम तो उसकी तमन्ना के मुताबिक हो गया था, मगर अपनी जिंदगी उसे अंधेरों में गुम नजर आ रही थी। न जाने कबीर दादा ने उसे कितना अरसा अपने पास रखना था। यह भी मुमकिन था कि अगले दिन का सूरज तुलू होने तक वो तलाक के 3 अल्फाज का तोहफा लिए घर की दहलीज पार कर चुकी होती। ऐसा होने की सूरत में माँ बेटी लोगों का सामना कैसे करते। तमाम ने यही कहना था कि बड़े गुंडे से अपनी इज्जत का सौदा करके छोटे गुंडे से इज्जत बचाने का क्या फायदा। उसने जोर शोर से अपनी ही सोच की मुखालिफत की थी। क्यों नहीं है फायदा। मैंने अपने बाप जैसे भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया है। फिर कबीर दादा से मेरा निकाह हुआ है और निकाह के बाद हर मर्द अपनी बीवी के जिस्म का हकदार बन जाता है, तो कबीर दादा को ये हक क्यों नहीं मिल सकता और हमारे मिलाप को इज्जत फरोशी कैसे कहा जा सकता है। बाकी रही तलाक की बात, तो वो तो पहली रात की दुल्हन को भी मिल जाया करती है। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्लियां देती रही। उसकी माँ औरतों के सवालात पर ये सब मेरे मौला का करम है के अलावा कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो खुद खामोश बैठी आने वाले हौलनाक वक्त को सोचती रही। कभी खुद को तसल्लियां देने लगती और कभी अपने अल्लाह पाक से खैर आफियत मांगने लगती। कबीर दादा के बारे में उसका दिल मुतजाद किस्म के एहसासात का शिकार था। एक तरफ वो सोचती कि अच्छा है, जितनी जल्दी तलाक दे दे उतनी जल्दी ही मैं नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दूंगी। उसके साथ ही उसकी निगाहों में कबीर दादा का पुर्रोब और मर्दाना वजाहत से भरपूर चेहरा घूमने लगा। उसने किसी ऐसे ही के तो सपने देखे थे, कोई ऐसा जो उसे जमाने के हर सर्दो गर्म से बचा सके, कोई ऐसा जो उसकी तरफ बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकाल सके, कोई ऐसा जिसका सहारा पाकर दुनिया का हर खौफ और अंदेशा उसके दिल से जायल हो जाए। और वो ऐसा ही तो था। दिलावर शेख जैसे गुंडे ने उसे देखते ही अपनी शलवार गीली कर ली थी। पुलिस के 5-6 मुहाफिज हाथ फिराने वाले जस्टिस की टांगें उसे देखते ही कांपने लग गई थी, तो कोई और कैसे उसका सामना करता। घंटे डेढ़ में ज्यादातर औरतें रुखसत हो गई थी। बस 2-3 पड़ोसने और तनावुश की चंद करीबी सहेलियों के अलावा वहां कोई बाकी नहीं रहा था। बाकी औरतों की तरह उसकी सहेलियां भी असल बात जानने के लिए बेचैन थीं। औरतों के जाते ही वो उसे कमरे में ले आईं और उसके साथ ही सलमा ने तमाम के जहनों में मचलते सवाल को अल्फाज की शक्ल दी थी। अरे कबीर खान के मुतालिक तुमने जितना बताया था वो उससे कुछ ज्यादा ही शानदार शख्सियत के मालिक निकले हैं। सच बताओ, ऐसा दुल्हा कहाँ से ढूंढा? तनावुश हंसी बोली, क्यों, तुम्हें भी किसी ऐसे ही की तलाश थी? सलमा हसरतनाक लहजे में बोली, अल्लाह पाक की कसम कोई ऐसा मिले तो खुशी से मर न जाऊं। तनावुश उस पर चोट करते हुए बोली, मतलब जिसे तुम्हारी मौत मतलूब हो वो तुम्हारे लिए ऐसे ही दुल्हा की दुआ करे। सलमा ने वजाहत करते हुए कहा, वो तो मैंने बतौर मुहावरा बोला है, अब असल बात भी फूटो। तनावुश बोली, कौन सी असल बात? सलमा ने कहा, यही कि कबीर साहब आपको कहाँ मिले, कैसे पसंद किया, और इससे पहले तुमने कबीर को दिलावर शेख के बारे में क्यों खबर न दी। शाजिया, नाजिया, इकरा और सालेहा भी पुरशौक अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जे थी। तनावुश ने धीमे लहजे में कहा, सच तो यह है कि उनसे मेरी मुलाकात कल ही हुई है। इकरा ने उसकी पीठ पर थप्पा लगाया, बकवास करने की जरूरत नहीं समझी। तनावुश बोली, बकवास नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ। शाजिया ने कहा, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? बाकियों ने भी शाजिया की तायद में सर हिला दिए, हाँ हाँ बिल्कुल। तनावुश बोली, जब अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। सलमा जलकर बोली, कोई वास्ता, कोई तारुफ, कोई मेल मिलाप भी हुआ या कबीर खान साहब बराह रास्त आसमान से टपके, जिन्हें मोहतरमा तनावुश ने झोली फैलाकर संभाल लिया? तनावुश बोली, याद है ना, कल मैं कॉलेज नहीं आई थी,
सलमा ने मजाहिया अंदाज में कहा, हाँ अच्छी तरह याद है, और अगर कॉलेज से छुट्टी करने पर कबीर खान जैसा दुल्हा मिल सकता है तो मैं हमेशा के लिए कॉलेज जाने से रुक जाऊंगी। तनावुश ने फलसफियाना अंदाज में कहा, हर अंधे के पांव तले बटेरा नहीं आया करता, नाहुमा हर शख्स के सर पर बैठता है। इकरा ने बेसब्री से कहा, यार फलसफे को छोड़ो और असल बात बताओ। नाजिया बोली, हाँ जल्दी जल्दी असल वाकया सुनाओ। ये ना हो कबीर खान साहब मोहतरमा को लेने पहुंच जाएं, आखिर इतनी प्यारी दुल्हन के बगैर वो भी तो उदास होंगे। हसरतनाक अंदाज में सोचते हुए तनावुश के मुंह से ठंडा सांस खारिज हुआ। काश ऐसा होता। और वो उन्हें तफसील बताने लगी। कल मेरा दिल कॉलेज जाने को नहीं कर रहा था। मैं यूं ही किसी सम्त का तायुन किए बगैर शहर में फिरती रही। एक बड़े होटल के सामने से गुजरते हुए मेरी नजर पुलिस के सिपाहियों के झुरमट में होटल से बाहर आती एक शख्सियत पर पड़ी। मेरे दिल में एकदम से अपने हालात बताने का दाइया पैदा हुआ। वो अपनी कीमती कार में बैठकर होटल से बाहर आने वाली रविश पर आ रहा था। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी कि सड़क पर एक मर्सिडीज ने नमूदार होकर उस शख्स का रास्ता रोक दिया। और जानती हो, मर्सिडीज में वो सवार थे। शाजिया बोली, वो कौन? मजाही अंदाज में कहते हुए अपने दाएं हाथ की उंगलियों को सवालिया अंदाज में उसने हरकत दी। सलमा ने बेजारी भरे अंदाज में शाजिया को छिड़का, इनके होने वाले वो यार। अबे खामोशी से बात सुनो। बाकी भी शाजिया को खुशमगी नजरों से घूरने लगे। शाजिया ने फौरन अपने हाथ बुलंद कर लिए, अच्छा सॉरी अब नहीं बोलती। तनावुश दोबारा बोली। होटल से निकलने वाली शख्सियत एक जज की थी और यकीन मानो पुलिस के मुहाफिजों में घिरे उस जज ने जब उन्हें देखा तो वो थर थर कांपने लगा। गालिबन उनके किसी आदमी का मुकदमा उस जज की अदालत में फंसा हुआ था। उन्होंने जज को कल तक अपने आदमी के हक में फैसला सुनाने का हुक्म दिया, जिसे जज ने बगैर किसी हुज्जत के मान लिया था। मुझे मालूम हो गया कि किसके सामने फरियाद करना चाहिए। बस मौका मिलते ही मैंने अपनी परेशानी उनके सामने दोहरा दी। उन्होंने मुझसे शादी करने की शर्त पर मेरी मदद की हामी भर ली। बस इतनी सी बात है। बाकी का सारा वाकया तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। तनावुश ने गोलमोल अंदाज में उन्हें सारा वाकया सुना दिया। शाजिया ने मोहतात अंदाज में कहा, अरे कहीं वो दिलावर शेख से भी बड़ा, मेरा मतलब है कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं है। यही बात तमाम के दिमाग में गूंज रही थी। तनावुश बोली, अगर इसके बाद उन्हें ऐसा वैसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सचमुच नाराज होने लगी। हालांकि ये बात तो उसे अच्छी तरह पता थी कि कबीर दादा क्या था। बाकी तमाम सहेलियां भी खुशमगी नजरों से शाजिया को घूरने लगी। गो अंदाजा तो उन्हें भी हो गया था कि कबीर खान की असलियत क्या थी, मगर ऐसे सच पीठ पीछे बोले जाते हैं, मुंह पर नहीं। शाजिया मिनमिना कर बोली, मैंने तो बस यूं ही। बुशरा ने अंदर आकर पूछा, बेटी खाना लाऊं? उसने इनकार में सर हिलाया, माँ जी दिल नहीं जा रहा। बुशरा बोली, थोड़ा सा खाना खा लो और तुम्हारी सहेलियां भी तो खाएंगी ना। वो मुसिर होते हुए खाना लेने चली गई। सहेलियों की वजह से उसने भी थोड़ा खाना जहर मार कर लिया था और फिर वक्त गुजरने का पता ही न चला। कार के हॉर्न पर उसने पास बैठी सलमा से वक्त पूछा। वो घड़ी पर नजरें दौड़ाते हुए बोली, 8:45। वो सरसराते हुए लहजे में बोली, उनकी कार वक्त से घंटा भर पहले ही पहुंच गई है। सलमा ने मानी खेज लहजे में कहा, हाँ जी, सबर ही कहाँ हो रहा होगा बेचारे से। तनावुश सुर्ख पड़ते हुए बोली, बकवास न करो। सलमा बोली, इसमें बकवास की क्या बात है, खुद ही तो बता रही थी आपके वो 10 बजे कार भेजेंगे। तनावुश मुंह बनाते हुए बोली, तो तुम्हें कोई तकलीफ? सलमा खिलखिलाकर हंसी, तकलीफ तो खैर जिसको होनी है उसे मालूम है, बाकी मैंने आपके उनका इरादा ही बताया था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बुशरा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलने पर उसे 2 औरतें और एक मर्द खड़े दिखाई दिए। गली में एक चमकती दमकती कार भी खड़ी थी। उसने एक तरफ होकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, आए जी। मर्द ने अंदर घुसने से एहतराज बरता था, बोला, मैं कार में बैठा हूँ, आप लड़की को ले आएं। बुशरा को उसका तनावुश के लिए दुल्हन की बजाय लड़की का लफ्ज इस्तेमाल करना निहायत अजीब और बुरा लगा, मगर उसने कुछ कहने की जरूरत महसूस न की और औरतों को साथ लेकर तनावुश के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे दोनों औरतें मुलाजिमा नजर आ रही थीं, इसी वजह से वो उनका तारुफ चाहे बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। बुशरा ने उन्हें बैठने की दावत दी, बैठे, मैं खाना लाती हूँ। वो बोली, नहीं शुक्रिया, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो उजलत में दिखाई दे रही थी। तनावुश की सहेलियां उसे सहारा देकर उठाने लगी। बारी बारी तमाम से गले मिलकर वो माँ से मिलकर रो पड़ी थी। बुशरा उसकी पीठ सहलाते हुए उसको तसल्ली देने लगी, मगर खुद अपने आंसू वो भी नहीं रोक पा रही थी। दोनों औरतों ने एक बार फिर उजलत जाहिर की, प्लीज चलें, वक्त कम है। तनावुश उनके हमरा चल पड़ी थी। तमाम सहेलियां और बुशरा उनके पीछे थी। दरवाजे से निकलते वक्त वो एक बार फिर माँ से लिपट गई थी। उसे ज्यादा जज्बाती होते देखकर औरतों ने एक मर्तबा फिर वक्त की कमी का रोना रोकर उसे चलने को कहा। बुशरा ने उसकी पेशानी चूमकर उसे खुद से अलहदा किया और वो दोनों औरतों के दरमियान में कार की अकबी नशिस्त पर बैठ गई।
अगली सीट पर ड्राइवर के साथ वही मर्द बराजमान था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। तनावुश के बैठते ही ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। बुशरा हसरत भरी नजरों से कार को दूर होते जाता देखती रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।